रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। एक वो तूफान जो तबाही मचाने को तैयार है, एक वो तूफान जो तट से टकराकर हर तरफ घूमने को तैयार है, एक वो तूफान जिसकी आहट से ही खतरे की भनक साफ तौर पे नजर आने लगी है। सिर पर आफत है लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। लोगों को कैसे बचाया जाए, क्या ये मकसद नहीं होना चाहिए, या फिर यास तूफान पर तकरार पहले कर ली जाए? यास पर यार से पहले बहुत जरूरी है कि कैसे निपटा जाए, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। यास पर रार की जरूरत क्या है? क्या यास तूफान के जरिए अब जो विपक्षी दल हैं उनको और एक मौका मिल गया है केंद्र सरकार पर निशाना साधने का? लेकिन लोगों को कैसे बचाएंगे अगर तूफान भयावह होता है, अगर तूफान चक्रवात में बदलता है, तो क्या लोगों की जिंदगी बचाना पहला मकसद नहीं होना चाहिए? आज 5 के प्रहार में हम इन्हीं सवालों के साथ करेंगे शुरुआत। और पहला सवाल होगा आज 5 के प्रहार में कि सबसे पहले जब इस तरह के तूफान होते हैं, जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, आप भी सिहर उठेंगे। जब लोगों की सांसों पर आफत है तो फिर सियासत क्यों हो रही है? जब भी देश में जो संकट आता है उस वक्त सबसे पहले हम एक ही चीज देखते हैं कि सियासत कर लो, कैसे अपने नंबर्स बढ़ा लो, ये कोशिशें होती है। दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करने जा रहे हैं, आपातकाल में राहत जरूरी है या फिर राजनीति करने की जरूरत है? क्या राजनीति बाद में नहीं हो सकती है? तीसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करने जा रहे हैं कि कभी तूफान तो कभी कोरोना के नाम पर किचकिच कब तक होती रहेगी? चौथा सवाल आज 5 के प्रहार में हम करेंगे, जनता मुसीबत में खड़ी है, आपको सियासत की आखिरकार क्यों पड़ी है? पांचवा सवाल 5 के प्रहार में आज हम पूछेंगे, मुश्किल वक्त में क्यों नहीं छूटती सियासी नफा नुकसान वाली सोच? आज आपको हम यास तूफान की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पोर्ट में समुद्री तटों पर कैसे जहाजों को भी जंजीरों से बांध दिया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। सिर पर आफत, फिर क्यों सियासत? तूफान से बचाव, क्यों हो रहा टकराव? राहत पर राजनीति कब तक? कोरोना से तूफान तक सांसों पर सियासत। बंगाल से लेकर ओडिशा तक तूफान की आहट, मुसीबत सामने। बंगाल के दीघा में समंदर का मिजाज देखकर खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक एक जान बचाने के लिए पूरा देश साथ खड़ा है। बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान बुधवार दोपहर को तट से टकराएगा। अब 24 घंटे से कम वक्त रह गया है। यास की तबाही का सामना करना पड़ेगा। राज्य की पुलिस से लेकर एनडीआरएफ की टीम तक मोर्चा संभाल चुकी है। मछुआरों से अगले 48 घंटे तक समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। तट के पास बसे गांव के गांव कई दिनों से खाली कराए जा रहे हैं। तूफान से पहले तेज हवा की वजह से समंदर किनारे बने मछुआरों के अस्थायी ठिकाने उजड़ चुके हैं। विनाश की आशंका से सब डरे हुए हैं। यास तूफान, हो जाओ सावधान। ओडिशा, बंगाल में ज्यादा खतरा। 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। तटीय इलाकों में तेज बारिश होगी। हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। हावड़ा में तो ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के डिब्बों को मोटी जंजीरों से बांध दिया गया है ताकि तूफान ट्रेन को ना उड़ा ले जाए। केंद्र सरकार पल पल तैयारियों का जायजा ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल, ओडिशा और आंध्र के सीएम के साथ पुडुचेरी के उपराज्यपाल के साथ बैठक की। तूफान से पहले ही हर संभव मदद का भरोसा दिया, मगर आफत के इस मौसम में सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यास तूफान से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने अग्रिम सहायता राशि के तौर पर केवल 400 करोड़ रुपए को मंजूरी दी, जबकि पश्चिम बंगाल की तुलना में कम आबादी वाले राज्य को 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब सवाल है कि मुसीबत की घड़ी में पहले संकट से निपटना जरूरी है या राजनीति? ये कोई पहली बार नहीं है जब आफत में सियासत की जा रही है। आपको याद होगा जब पिछले साल कोरोना महामारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया। सभी विपक्षी दल एक साथ लॉकडाउन के खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब इस बार दूसरी लहर में लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया तो सभी एक साथ लॉकडाउन न लगाने पर प्रधानमंत्री को घेरने लगे।
कोरोना का टीका जल्दी जनता को दे दिया तो हल्ला मचा, टीके की 2 डोज में अंतर बढ़ाया गया तो बवाल। सवाल ये है कि आपदा में देश की पार्टियां अवसर ढूंढना कब बंद करेंगी। आज हमारे साथ आफत में सियासत करने वालों पर करिए 5 का प्रहार। तो अभी क्या स्थिति है ये जानने के लिए इस वक्त सीधे ग्राउंड पर मेरे संवाददाता मौजूद है। ऊंची ऊंची लहरें पीछे उठ रही हैं, लेकिन फिर भी बेखौफ तरीके से वो डटे हुए हैं, क्योंकि सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचानी है। लेकिन सियासत क्यों हो रही है, क्यों ये खेल शुरू हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन लोग हैं। अपराजिता सारंगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है, नेशनल स्पोक पर्सन है, MP लोकसभा बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त विनय सिंह जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मानव जायसवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो TMC का पक्ष रखेंगे। तौसीफ अहमद खान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं बिट्टू का रुख करूंगी सबसे पहले, बिट्टू रॉय जो खुद इस वक्त दीघा में मौजूद है। दीघा में क्या हो रहा है, सबसे पहले बिट्टू मुझे तस्वीरें दिखाई बिट्टू रॉय, क्योंकि आप उस जगह खड़े हैं जहां पीछे आपके समंदर है और किसी वक्त ये लहरें और ज्यादा ऊंची हो सकती है। मुझे तस्वीरें दिखाई सबसे पहले। देखिए, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो समुंदर का जो आप देख रहे हैं समुंदर, मेरे कैमरा पर्सन विश्वरूप को बोलूंगा ये समुंदर को दिखाने के लिए गंभीर परिस्थिति है इधर का। और मैं अभी ताजपुर में खड़ा हुआ। ताजपुर में परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि ये ताजपुर सी बीच के ठीक बगल पे बहुत सारे परिवार रहते हैं। उन लोगों का घर है इधर, और लेकिन इधर से उन लोगों को हटाया नहीं गया है। यही मूल प्रश्न है। अभी प्रशासन क्या कर रहा है अभी। अब एक बात देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यह हाथ से बांध तैयार किया है, बांध डैम तैयार किया है, और इस तरह से पानी को रोकने के लिए प्रयास लगातार चल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे, आप आइए थोड़ा, हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का परिस्थिति कैसा है और ये लोग जो है इधर रहते हैं वो कैसे है, कैसे काम कर रहे हैं। আপনারা তো এখানে আছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে, এবং আজকে তো সরানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে, আপনারা সরেননি এখান থেকে, নিজেরা বাদ তৈরি করছেন, কেন এরকম? मैं आपका दोबारा रुख करूंगी यहाँ पर बिट्टू रॉय, क्योंकि देखिए जो भी दर्शक है वो शायद बंगाली नहीं समझते। मैं समझ रही हूँ आप उनसे पूछ रहे हैं कि अभी आप लोग को किस तरह से राहत आप तक पहुंच रही है, राहत और बचाव काम कैसे हो रहे हैं। मैं आपका फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां कैसे चल रही है। मेरे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं NDRF के DG SM प्रधान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर, मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहती हूँ कि यास तूफान की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां। देखिए, यास तूफान के लिए जो डेपुटेशन हुआ है NDRF की टीमों का, वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है डेपुटेशन। जो अब तक सबसे ज्यादा डेपुटेशन उड़ीसा के साइक्लोन में कभी हुआ था, तो फोनी साइक्लोन 2019 में 50 टीमों को डिप्यूट किया गया था। उससे भी ज्यादा 52 टीमों को डिप्यूट किया गया इस बार उड़ीसा में, और 45 टीमों को वेस्ट बंगाल में डिप्यूट किया गया, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इससे ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार इस पर बहुत फोकस्ड है और राज्य सरकार के साथ मिलकर इंश्योर करना चाहती है कि जान माल की सुरक्षा ऑप्टिमाइज किया जाए और सबसे ज्यादा हो और कम से कम क्षति हो। तो इसीलिए तैयारी है। और एज वी स्पीक, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त भी लोग, हमारे NDRF की टीमें फैली हुई हैं और सब जगह काम कर रही हैं। इवैक्यूएशन का काम जारी है, और जो मुझे लास्ट सूचना मिली है, उड़ीसा में 2 लाख से ज्यादा इवैक्यूएशन हो चुका है और बंगाल में 8 लाख 8.5 लाख इवैक्यूएशन हो चुका है। इसमें अभी भी बदस्तूर काम जारी रहेगा। सर, आप ये बता रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा अभियान है ये, यानी कि यास तूफान जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और इसीलिए आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। लेकिन आप ये सर बड़ी बात बता रहे हैं कि अभी तक जितने भी अभियान रहे हैं उनमें सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है यास तूफान को रोकने के लिए। जी, किसी भी तूफान में, किसी भी साइक्लोन में पिछले वर्षों में इतना ज्यादा डेपुटेशन उड़ीसा में एवं बंगाल में नहीं हुआ था। पहले भी बंगाल में और उड़ीसा में साइक्लोन आए, तो ये मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड जो है, सबसे ज्यादा डेपुटेशन है, और उसका मकसद भी है। इस बार जो प्राइम मिनिस्टर महोदय ने, होम मिनिस्टर महोदय ने जो वार्ता की है राज्यों से, जिसमें मुख्यमंत्री गण दोनों मौजूद थे, उसमें बड़ी स्पष्ट रणनीति थी कि इस बार जो है जान माल की क्षति कम से कम हो
और एक भी जान न जाए, इस पर तवज्जो हो, इस पर फोकस हो, और इसी के मद्देनजर तैयारियां कुछ ज्यादा की गई हैं। सर, पश्चिम बंगाल में कितनी टीमें तैनात हैं और उड़ीसा में कितनी टीमें तैनात हैं? उड़ीसा में 52 टीमें लगाई गई हैं और पश्चिम बंगाल में 45-46 टीमें लगाई गई हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं कि 98 टीमें, लगभग 100 टीमें दोनों राज्यों को मिलाकर लगाई गई। और सर, कितने लोगों को अभी विस्थापित कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया? इवैक्यूएशन लगभग 2 से 2.5 लाख उड़ीसा में हो चुका है। अभी 4 बजे का जो रिपोर्ट मुझे स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है, और लगभग 8.5 लाख 2:30 बजे 3 बजे तक जो रिपोर्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से हमने लिया है, तो ये संख्या थी। तो ये संख्या अभी बढ़ सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनडीआरएफ की डीजी एसएन प्रधान सर हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी तक का सबसे बड़ा ये अभियान है जिसमें रेस्क्यू टीम्स को लगाया गया है। 45 टीमों को लगाया गया है पश्चिम बंगाल में, जबकि 55 टीमों को लगाया गया है उड़ीसा में। लेकिन वो तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यास की आहट कैसी है, यास के बढ़ते कदम। ये देखिए, ये है यास तूफान जो अब चक्रवात में बदल चुका है और कल शाम तक ये तट से टकरा सकता है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, 2 से 3 मीटर की और लहरें ये हो सकती है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए, जैसे जैसे यास के कदम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि यही वो चुनौती है। अगर ये तूफान और ज्यादा भयावह होता है तो फिर कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसीलिए ये ऊंची लहरें जो अब जब तट से टकराएंगे तो आप सोचिए ये रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ेंगे, और उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होगा उस वक्त किस तरह से अलर्ट रखा जाए। इसके लिए एनडीआरएफ की वो तैयारियां जिसको अभी आप सुन रहे थे, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे जो यास तूफान है वो तबाही मचाने के लिए तैयार है। आज जो समंदर है वो मचल उठा है, लहरें आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची उठ रही है, और ये माना जा रहा है कि 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लहरें आगे आएंगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इसकी राह में जो चीजें भी होंगी ये उसको अपने साथ बहाते हुए ले जाने के लिए ये लहरें जो आतुर है। और इसीलिए वो लोग जो समंदर किनारे रह रहे थे, मछुआरों को हटाया गया है। ये कहा गया है कि आप लोग सावधान रहिए, लेकिन इस पर सियासत भी की जा रही है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मैं चाहूंगी कि हम जरा समझें वो तैयारियां जो साफ तौर पर कही गई थी। मानव जायसवाल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप लोगों को तो शायद यकीन नहीं हो रहा था कि पश्चिम बंगाल के लिए भी वो व्यवस्था की गई है यास तूफान से निपटने के लिए, लेकिन अभी मेरे साथ एनडीआरएफ के डीजी थे, उनको आपने साफ तौर पर सुना होगा कि कैसे इंस्ट्रक्शंस खास तौर पर दिए गए हैं, चाहे ओडिशा हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है, पूरे देश को। आज यास के साथ साथ हम कोरोना काल से भी लड़ रहे हैं। पिछले साल भी जब अम्फान आया था, जिस गति से अम्फान ने बंगाल को ग्रसित किया था, बंगाल में आक्रमण किया था, हमने बहुत संयम, बहुत हमारी जो नेत्री हैं बड़े मुस्तैद से उन्होंने उसका भी संज्ञान लिया था। पूरी रात भर वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठी थी और उन्होंने हर चीज का संज्ञान लिया। और हमारे परस्पर जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे एनजीओज हैं और जितने भी हमारे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते थे, उन्होंने करा था। आज जो हम प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं मैडम, पिछले बार भी अम्फान में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दोहरी नीति अपनाई थी, जिस तरीके से कम हमको उनसे हेल्प मिला था, जो फाइनेंशियल एड होता है लगभग 1000-1500 करोड़, यानी आप लोग को विश्वास नहीं। हाँ, आप अम्फन की तरह ही मान रहे हैं कि नहीं, इस तूफान में भी निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही है उसके लिए जो पैसा होना चाहिए वो आप लोग को उस तरीके से नहीं दिया गया है। इतना अविश्वास क्यों अपराजिता जी? सबसे बड़ी बात है अपराजिता जी, इतना अविश्वास क्यों? जो गिर रहा है ये सुंदरबन इलाके को बहुत तरीके से ग्रसित करेगा। और सुंदरबन इलाका जो है वो विश्व का, अरे ये तो हमें पता है कहाँ होगा, लेकिन अविश्वास इतना ज्यादा होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हर बात में अगर सवाल कर दिए जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? अपराजिता, वहाँ बिल्कुल त्रासदी होगी, वो त्रासदी को, अरे मैं तो कह रही हूँ त्रासदी होगी नहीं सर। क्यों त्रासदी की बात करते हैं आप लोग? क्यों त्रासदी की बात करते हैं आप लोग? तैयारियों की बात क्यों नहीं करते आप लोग? अपराजिता, क्या त्रासदी शब्द इस्तेमाल करना अच्छा लगता है किसी को भी? मुझे आप बोलने दीजिए। एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ यास। हालत बहुत खराब है अभी देश की। और आपने देखा 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के साथ बातचीत की और राज्यों की तैयारी की समीक्षा की, और उसके बाद 24 तारीख को हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 3 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और सारे मुख्यमंत्रियों से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हुई, तैयारी की, और उसके बाद सबने जो जो कहा उसका वैज्ञानिक आकलन हुआ।
देखिए, हमारे और आपके चाहने से नहीं होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना तथ्य रखती है और जो आकलन था किस राज्य पर, राज्य के किस प्रदेश पर किस तरह की क्षति होगी, क्या संभावना है, उसे देखकर जो वैज्ञानिक हैं वो अपना रिपोर्ट देते हैं, अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय को देते हैं और उसके बाद जो भी करना है केंद्र सरकार करती है। देखिए, इस बार केंद्र सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरह से, और अपराजिता, मैं वो तस्वीरें भी जल्द से जल्द दिखा देती हूँ, मैं वो तस्वीरें इस वक्त दिखा देती हूँ कि कैसे तैयारियां की जा रही हैं, वो तैयारियां क्या है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जरा मैं वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो तैयारियों की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। भुवनेश्वर की जो तस्वीरें सामने आई है, दीघा से जो तस्वीरें सामने आई है, पश्चिम बंगाल की दीघा, देखिए यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है। जरा मैं सुनवाती हूँ इस अनाउंसमेंट में कहा क्या जा रहा है। কারণ 3 দিন ধরে ঝড় বৃষ্টি প্রবল ভাবে এগিয়ে আসছে, সমুদ্রের জল উচ্চার হতে পারে, বুঝতে পারছেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাটির বাড়ি। ये आप देख रहे हैं दीघा पश्चिम बंगाल में, जहां पर घर घर जाकर माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग सावधान रहिए, घरों से मत निकलिए, समंदर में मत जाइए, क्योंकि ये पूरे इलाके जो है ये समंदर के पास वाले इलाके हैं। यहाँ पर मछुआरे रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो अपनी दिनचर्या समंदर के पास में ही चलाते हैं। इन लोगों को माइक से अनाउंसमेंट करके ये अनाउंस किया जा रहा है कि खतरा बड़ा है, यास का खतरा बड़ा है और इसीलिए आप लोग को संभल कर रहना है। ये सारे मछुआरे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर जो इनके यहाँ पर जो एक तैयारियां होती थी कि यहाँ पर ये लोग ईस्ट मिदनापुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोग अपना अपना सामान लेकर के अब सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ये शुरुआत करते थे अपनी दिनचर्या की। ये मछुआरे हैं, मछली पकड़ने काम करते थे सुबह से और इसके बाद उसको बेचते थे, लेकिन अब फिलहाल यास तूफान की वजह से इनकी जिंदगी पर बन आई है और इसीलिए इन सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पश्चिम मिदनापुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप कि वहां पर जो मछुआरे हैं उनको जब कहा गया कि आप अलर्ट हो जाइए, समंदर से दूर हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती है, तो फिर तैयारियां कैसी हैं ये मैं दिखा रही हूं। और लोग अब कैसे पलायन कर रहे हैं, लोग किस तरह से सुरक्षित जगहों पर खुद को लेकर जा रहे हैं। टेंपो में सामान भर भर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखिए दीघा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की दीघा की, जहां पर लोग घर के घर लोग अपने अपने सामानों को लेकर के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। और अभी हमारे से जो एनडीआरएफ के डीजी जुड़े थे वो बता भी रहे थे कि कैसे भुवनेश्वर में, उड़ीसा में 2 लाख लोगों को विस्थापित किया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया है। ये एनडीआरएफ की पूरी टीम है जो इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। लोग अपना टेंपो में सामान लेकर के जा रहे हैं। इन लोगों को ये कहा गया है कि जहां पर आपके लिए अरेंजमेंट्स किए गए वहां पर जाइए। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ भुवनेश्वर के भद्रक की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए ओडिशा का ये भद्रक है, क्योंकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल जहां पर सबसे ज्यादा तबाही ये यास तूफान मचा सकता है, इसीलिए तस्वीरों के जरिए एनडीआरएफ की जो तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है वो आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ की लगभग यहां पर खास तौर पर बात करें 45 टीमें तैनात है जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब तक का सबसे बड़ा इसे अभियान माना जा रहा है जितनी टीमों का डिप्लॉयमेंट किया गया है ओडिशा और भुवनेश्वर को लेकर। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि तैयारियां क्या है। क्या इन तस्वीरों को देखकर के कहा जा सकता है कि भेदभाव किया जा रहा है? तो आसिफ जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इन तस्वीरों को देखकर के ये कहा जाएगा कि भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, तस्वीरों को देखकर ये समझ में आएगा। अगर आप बंगाल की तस्वीरें दिखाएंगे, मैंने दीघा की तस्वीरें दिखाई है सर, जो पश्चिम बंगाल में ही आता है। चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस ऑलरेडी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि कोस्टल एरियाज में रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। उनमें से 4,000 साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन के लिए शेल्टर बनाए गए हैं, वहां पे उन लोगों को रखा जा रहा है। 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे सिवियरली इस तूफान से अफेक्टेड होने की आशा है। 1000 पावर नेटवर्क के टीम और 450 मोबाइल नेटवर्क को रिस्टोर करने के टीम भी फाइनलाइज किए गए हैं। देखिए, जब तूफान तो एक, यानी कि आप ये तो मान रहे हैं ना विनय सिंह जी, तौसीफ जी, ये तो मान रहे हैं फिर काम हो रहा है। मोबाइल नेटवर्क टावर गिरेंगे। आपने ये अच्छी बात बताई मुझे कि क्या क्या कैसे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। यानी फिर तो ये बात है कि काम हो रहा है, फिर ये बात कहते ना कि नहीं भेदभाव हो रहा है, ये कहां तक ठीक है विनय जी? नहीं, ये बंगाल सरकार काम कर रही है। श्वेता, सबसे जो ज्यादा जिनकी बात हमको सुननी चाहिए, अभी एसएन प्रधान जी को सुना हम लोगों ने। और देखिए 55 टीमें अगर उड़ीसा में तैनात हैं तो 46 टीमें पश्चिम बंगाल में भी तैनात हैं। सेना, नौसेना सब लगी हुई है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपनी जो लॉजिस्टिक्स है उससे पूरी तरीके से उसमें लगे। फिर आप वही र्यूमर का काम कर रहे हैं। कोरोना होता है तो र्यूमर फैलाते हैं, तूफान आता है तो र्यूमर फैलाते हैं।
देखिए, अतृप्त आत्माएं जो हैं उनकी नियति है भटकना। तो राजनीति में जो अतृप्त आत्माएं हैं वो बयानबाजी करती रहेंगी। केंद्र सरकार, हमारी संस्थाएं, भारत सरकार का मौसम विभाग है जो ये तय करता है, उसमें भी वैज्ञानिक है कि कहां किस इंटेंसिटी का तूफान आने वाला है, उसके हिसाब से फंड एलोकेशन होते हैं, उसके हिसाब से रिसोर्सेस एलोकेशन होते हैं। तो जो उनको भटकना है, जिनकी नियति है, जिन अतृप्त आत्माओं का, वो बयानबाजी करते रहेंगे, राजनीतिक जगत में भटकते रहेंगे। लेकिन राज्य सरकार होने के नाते अभी आपकी जिम्मेवारी है कि अपने लॉजिस्टिक के साथ और अपने पूरे सिस्टम के साथ केंद्र सरकार जो एफर्ट लगा रही है उसमें आप सहयोगी बने और लोगों की जान बचाएं। इस तरह से र्यूमर मॉन्गरिंग करेंगे तो लोगों को जान माल का नुकसान होगा, जैसा कि आपने कोरोना काल में भी किया है। इससे बाज आना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं है ये राजनीति का विषय नहीं है। विनय जी, आपने सही कहा। और ग्राउंड पे क्या तैयारियां चल रही है, पल पल मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ जो मेरे संवाददाता हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं। और चलिए जरा इस वक्त सीधे रुख करती हूँ, मैं भुवनेश्वर का रुख करने जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल के बाद अब पश्चिम बंगाल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीघा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुझे बताइए कि वहां पर क्या तैयारियां, इस वक्त जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? बिट्टू, एक बार आप फिर से तस्वीर दिखा दीजिए। बिट्टू रॉय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से जरा तस्वीर दिखाइए। जो समुद्र का जो हालत है आप देख सकते हैं, समुद्र का पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अभी। और इसके बाद जो देख सकते हैं आप, आसमान में पूरा बादल छा गए हैं। अभी जो हवा है, तूफानी हवा बहने लगी है। और जो सिचुएशन है अभी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है, क्योंकि ये ताजपुर में हुआ अभी और दीघा के बगल में ही ताजपुर है। यहाँ का सी बीच का हालत बहुत ही खराब है। यहाँ का जो बस्तीवासी है, सी बीच के बगल में ही रहते हैं, वो लोग को हटाए नहीं गए अभी तक प्रशासन की तरफ से। यही एक क्वेश्चन है प्रशासन की भूमिका पे, जो ये क्यों इन लोगों को क्यों हटा नहीं गया है। आप देख सकते हैं वो लोग अभी भी सी बीच के ठीक बाजू में खड़ा है और जो समुद्र का हालत है, कुछ देर बाद ही उनके घर में पानी घुस जाएगा, ऐसा हालत सिचुएशन तैयार हो गया है। इस बारे में मैंने प्रशासन की जो कार्यकर्ता है उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई सही उत्तर नहीं मिला हमें। तो अभी जो परिस्थिति है यहाँ का बहुत ही आप बने रहिए मेरे साथ। सुखेंदु का भी मैं जरा रुक कर लेती हूँ, उन तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। सुखेंदु से भी मैं जरा पूछती हूँ, देखिए बारिश भी हो रही है, मैं देख रही हूँ लगातार। सुखेंदु, आपके पास तेज हवाएं चल रही है, उन हवाओं की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं, जरा मुझे तस्वीरें दिखाइए। एकदम सही बात आपने बोला। मेरे पीछे जो समुद्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तेज बारिश भी हो रहा है यहाँ पर, और साथ में तूफानी हवा भी चल रहा है। ये एकदम जो यास जो आ रहा है इसका एकदम पूरा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो बौखली फ्रेजरगंज में मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर समुद्र की तेज लहरें देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बहुत तूफानी जैसे हवा निकल रहा है और सारे दिन यहाँ पर मैं हूँ और यह देख रहा हूँ कि ये जो बारिश जो है, साथ के बाद ये जो तूफानी हवा भी चल रहा है, ये बहुत लगता है कि यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लगता है। और यहाँ पर हमारा वीडियो जर्नलिस्ट जो प्रसून है, उनको एक तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे। यहाँ पर जो आप जो कोस्टल एरिया है वो देख सकते हैं कि बहुत सारे इलाका जो है यहाँ पर बारिश में हो रहा है। वहाँ पर साथ में आदमी भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो डैम है वो तोड़ चुके हैं और उसके मतलब जो समंदर की लहरें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये मैं देख पा रही हूँ कि जो घर है वो यहाँ पर तबाह हो रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते थे, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। सुखेंदु, आप मेरे साथ बने रहिए। पटना की जरा तस्वीरें हम दिखाते हैं, वहां पर भी बारिश इस वक्त हो रही है और केशव सुमन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, बताइए मौसम का मिजाज वहां पर क्या है? तो देखिए, अभी फिलहाल मैं राजधानी पटना की बात करूंगा। पटना में बादल छाए हुए हैं और मैं अपने विजय से चाहूंगा कि वो जरा तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से बादल छाए हुए हैं और यहाँ जो हवा है वो रुकी हुई है। यानी ये बताता है कि जो मौसम में जो बदलाव आएगा और जो तूफान होगा वो शायद भयानक हो, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में सन्नाटा छाया हुआ है, ये सन्नाटा बताता है कि किस तरीके से जो है मौसम यहाँ करवट बदलने वाला है। वैसे मौसम विभाग की तरफ से जो है वो गाइडलाइन जारी किए गए और कहा गया है कि ये जो तूफान है उससे 27 से 30 तारीख तक जो है मौसम में काफ़ी बदलाव आएगा और भारी बारिश के साथ यहाँ पर आंधी चलने की भी बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो किशनगंज, पूर्णिया
पूर्णिया, कटिहार, नवादा, औरंगाबाद जिले जो हैं वो चक्रवाती तूफान में इनका असर देखने को मिलेगा और इसे लेकर जो है प्रशासन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर उड़ीसा की तरफ से जो बंगाल के तट हैं उनकी तरफ से जो आने वाली चक्रवाती हवाएं हैं, तूफान है, उससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि बिहार पर इसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहां पर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, लगातार 3 दिनों के लिए भारी बरसात और चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, इसे देखते हुए आप बिल्कुल केशव बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो मौसम है वहां पर भी कैसे बदल चुका है। इस वक्त पटना की तस्वीरें आप देख रहे थे, मेरे साथ सुखेंदु ने आपको पश्चिम बंगाल की दीघा की तस्वीरें दिखाई थी और मेरे साथ गुड्डू रॉय भी जुड़े हुए थे जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं लगातार आपको तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। ममता बनर्जी लगातार तूफान पर नजर बनाए हुए और ये जानकारी मिल रही है कि नवन्ना में ही आज रुकेंगी ममता बनर्जी। इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ममता बनर्जी जो लगातार तूफान की उस आहट पर मीटिंग्स कर रही हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए आज ममता बनर्जी वो जगह जहां पर तूफान का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है वहां वो खुद लोगों के बीच मौजूद होंगी। वो खुद समझने की कोशिश करेंगे कि अगर तूफान और ज्यादा भयावह होता है तो उसकी चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। आज नवन्ना में ही रुकेंगी ममता बनर्जी, जो इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जो सुबह से लगातार मीटिंग कर रही थी, ममता बनर्जी जो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, ममता बनर्जी जो लगातार ये देख रही थी कि अगर ये साइक्लोन बहुत ज्यादा तेज होता है तो फिर क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जितना रिलीफ उनको मिलना चाहिए था, रिलीफ फंड, वो उनको नहीं मिला है और इसीलिए ममता बनर्जी इस वक्त खुद मैदान में उतर गई हैं। रात में आज अब वो खुद नवन्ना में रुकेंगी और मैं चाहूंगी कि अगर इस पर मैं अपडेट ले पाऊं। मेरे साथ इस वक्त गुड्डू रॉय भी लगातार मुझे मौजूद है। गुड्डू, मुझे जरा अपडेट कर दीजिए, फिर मैं अपने खास मेहमानों के पास जाऊंगी। गुड्डू रॉय, मुझे बताइए, जानकारी ये मिल रही है कि नवन्ना जहां पर आज तूफान का ये खतरा है वहां पर ममता बनर्जी रात में रुकेंगी। बिट्टू रॉय ये दौड़वे उड़ी दो जी। बिट्टू बताइए क्या जानकारी है आपके पास? अभी खबर मिल रहा है अभी जो ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी अभी खबर मिला है कि नवन्ना में पूरा रात रहेंगे। कंट्रोल रूम से लगातार जो तूफानी जो माहौल है, तूफानी जो कंडीशन है उनको मॉनिटर करेंगे और क्या क्या लोगों को चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ लेके ममता बनर्जी नवन्ना में लगातार आज रात पूरा रात ठहरेंगे और बातें करेंगे। जो उनका जो IAS ऑफिसर है, जो अदर जो ऑफिसर्स है उसके साथ बातें करेंगे, उसके साथ लगातार मीटिंग करेंगे और जो यश का जो अपडेट है वो अपडेट लेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कौन कौन लोगों को यहाँ से कोस्टल एरिया से हटाना पड़ेगा, ये सब मिला के ममता बनर्जी आज पूरा रात नवन्ना में रहेंगे। और जो आपका मैं दिखा रहा था जो तस्वीर, समुद्र का हालत बहुत बिगड़ चुका है। अभी अम्फान के जो यादें 1 साल पहले यहाँ का जो स्थानीय जो आदमी है वो आदमी से हमने बात किया था, उन लोगों ने बोला है कि अम्फान के टाइम में हवा का झोंका बहुत था, हवा के प्रेशर बहुत था, लेकिन यहाँ पानी का मसला है, इसलिए जो समुद्र का पानी आप देख रहे हैं तो बढ़ रहा है समुद्र का पानी। बिल्कुल बिट्टू, आप इस वक्त मुझे अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त शाम का वक्त है और जो लहरें हैं वो ऊंची होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल शाम तक ये तट से टकराएंगी। आपका मैं फिर से रुक करूंगी, लेकिन मैं जरा विशाल मिश्रा का रुक कर लेती हूँ और खालिद अगर मेरे साथ मौजूद है तो मैं डिबेट करवाना चाहती हूँ इन दोनों के बीच में। विशाल, ये तस्वीरें तो इस बात की खुद तस्दीक कर रही है कि किस तरह से हर तरफ तैयारियां हैं, हर कोई चौकन्ना है, तो ऐसे में इस पर सवाल उठा देना कि केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिल रही, क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए श्वेता जी, निश्चित ही ये जो आप तस्वीरें दिखा, ऐसे में ये पूरी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, कि आपस में तू मैं न करके, बल्कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार बैठकर और लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके, जान माल दोनों की किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसकी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के मीटिंग ले ली है। कल दिन भर गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के ऑफिस में और गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए था, मीटिंगों का दौर जारी है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उड़ीसा में टीमें लगाई गई हैं, लगभग 52 प्लस हैं, पश्चिम बंगाल में 46 टीमें लगाई जा चुकी हैं। अब ये कह देना कि हमको 400 करोड़ दिया गया, अरे भाई, असेसमेंट होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, उनके साथ अपने तमाम सारी चीजें होती हैं, तो डाटा मुहैया होता है और एक
एक प्रोजेक्शन किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम आपको कुछ देने नहीं जा रहे इसके बाद। तो ये इस प्रकार के बयान देकर ये पहले से अपने आप को डिफेंसिव कर लेना, ये मुझे लगता है कि ये अवसरवादिता है। ये आंदोलन जीवी भी नहीं है, ये विरोधी भी नहीं है, ये अवसर जीविता आप कह सकते हो कि हमें कुछ भी मौका मिलना चाहिए, हम केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठा दें, चाहे कुछ भी। मिश्रा ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी मौका मिल जाए और उसके बाद हम उसको बुला लें। केंद्र सरकार को ये कहते हुए कि भेदभाव चल रहा है, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं किया जा रहा है, हमें जितना फंड मिलना चाहिए था हमें उतना नहीं मिल रहा। ये तो अवसरवादिता है। हमको कम दिया, ये तो मुझे नहीं लगता कि उचित है ऐसे समय में। खालिद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए मैं खालिद जी के पास जाऊंगी, उसके पहले जी 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 बोलिए सर। मैं आपका रुख फिर से कर लूंगी, एक बार फिर से हम आपका ऑडियो एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन वो ग्राफिक्स में दिखाती हूँ कि कहां कहां ये तूफान अपने जो निशान है वो छोड़कर जाने वाला है, और इसीलिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई हैं, क्योंकि जो तूफान है वो तबाही मचाएगा, लेकिन उस तबाही को रोकने के लिए जो राज्य है वो कैसे तैयार है। कितने राज्यों में यास पर अलर्ट है। ओडिशा, जहां की तस्वीरें हम पल पल आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा की हमने आपको भुवनेश्वर की तस्वीरें भी दिखाई थी, पश्चिम बंगाल की दीघा की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, और इसके बाद जो तीसरा राज्य है वो पुडुचेरी है। पुडुचेरी में भी तटों में अलर्ट कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश में भी तटों में अलर्ट कर दिया गया है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है, झारखंड में भी मौसम बदल चुका है। बिहार, जहां पटना में तस्वीरें हमने दिखाई आपको, वहां पे भी मौसम बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी 1 घंटे के बाद आहट हो सकती है, और इसीलिए मौसम का मिजाज बदलेगा। जहां जहां भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, वो कौन कौन से राज्य है वो मैं आपको बता रही हूं। उत्तर प्रदेश भी उसमें आता है। जिन जिन राज्यों में यास को लेकर अलर्ट है वो मैं आपको बता रही हूं, और अब मैं आपको वो 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जिसमें कैसे यास के कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो तौकते तूफान आया उसने कैसे तबाही मचाई थी। और यास और तौकते तूफान को मिलाकर के अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आता है कि कैसे जो चक्रवात तूफान है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कि तौकते ने कैसे तबाही मचाई थी। जब तौकते तूफान आया था उसको लेकर भी तैयारियां पूरी की गई थी, लेकिन हमने देखा था कि कैसे पेड़ गिरे थे, लोगों की गाड़ियों को पर पेड़ गिरे थे, कैसे डैमेज हुआ था। यहां तक कि जो एनसीआर में लोग रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, बिहार में लोग रहते हैं, वहां पर भी उन्होंने देखा कि 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही थी। अब देखिए यास की जो लहरें हैं, यास तूफान की जो लहरें हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो लगातार आहट दे रही है कि ये तूफान कितना बड़ा है, ये तूफान किस तरह से आगे बढ़ने को बेचैन नजर आ रहा है। और इसीलिए वो तैयारियों की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस तूफान को रोका कैसे जाएगा। लेकिन क्या इस तूफान को रोकने से ज्यादा राजनीति करना जरूरी है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। मानव जायसवाल, तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ आपको, और इन तस्वीरों को देखने के बाद तो मैं भी कह रही हूँ कि अलर्ट होना ज्यादा जरूरी है। राजनीति हम बाद में कर लेंगे, पहले कैसे सावधानियां होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। मैडम, जहां तक सावधानियों की बात है, ममत्व का निर्वाह करते हुए ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को ममता से जोड़ रखा है। और जहां तक हमारे मित्र हैं तौसीर खान जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बड़े सटीक तरीके से उत्तर दे दिया कि जितनी भी हमारी टीम है, जो बंगाल की टीम है, ये मैं सेंट्रल टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन जो बंगाल की टीम है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे काउंसिलर हो, चाहे जितने भी हमारे प्रशासनिक जो शस्त्र हैं, डॉक्टरों से लेकर हर कोई लगा हुआ है इस चीज को हमको बचाने में। जहां तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिस तरीके से उन्होंने दुर्नीति अपनाई है, 2 तरह की उनकी नीति है कि भाई अपने स्टेट के लिए कुछ और दूसरे के स्टेट के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बीजेपी क्यों नहीं निकल पा रही है। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री ये अपराजिता जी दोहरी नीति अपनाई जा रही है बीजेपी की ओर से, ये आरोप लगाए जा रहे हैं मानव जायसवाल की ओर से। प्रधानमंत्री है, मैं मानव जी को बता दूं, मैं आप सबको बता दूं कि मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं। मानव जी सुनिए, बता रही है कुछ, तेज हवाएं चल रही है और मैं जानती हूं। अपराजिता जी की बात सुन लीजिए मानव जी, एक एक करके बोलिए। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा। अरे मानव जी सुनिए, थोड़ी मानवता दिखाइए मानव जी सुनिए, अपराजिता जी बता रही हैं आपको 100 करोड़ यहाँ मिला है, उड़ीसा को मिला है। हमारे पास लाशों का मानव जी, अरे मानव जी कहाँ पहुँच गए भाई? मेरी बात सुने, कोरोना को भी जोड़ दो इसमें, टीकाकरण को भी जोड़ दो इसमें, सरकार की तैयारियों को भी जोड़ दो। कुछ भी देश में हो तो हर चीज को सिर्फ कोरोना से जोड़ दो, यही है क्या? मानव जी, अपराजिता जी आपको बता रही है, आप कह रही हैं सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया। सुनिए क्या कह रही है अपराजिता जी। अरे आपकी बड़ी प्रॉब्लम है सर, बड़ी प्रॉब्लम है ये हमने बोलना शुरू कर दिया, मैंने बोला। अपराजिता जी जवाब दीजिए। दुराचारी तरीके से मैंने कहा उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में मैं बैठी हूँ, भुवनेश्वर की मैं सांसद हूँ
और उड़ीसा राज्य में भी विपक्षी दल की सरकार है। ऐसा कह देना कि हम वेस्ट बंगाल को नहीं देते हैं और उड़ीसा राज्य को देते हैं, बिल्कुल नाइंसाफी है और ममता बनर्जी जी की नकारात्मक सोच का परिचायक है। विरोध के नाम पर विरोध इसलिए करती है क्योंकि इन्हें अखबार की सुर्खियों में रहना है, इन्हें विज्ञान का ज्ञान नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक जो कहते हैं उनके आधार पर इस तरह की निष्पत्ति या निर्णय लिए जाते हैं। किस राज्य को कितने पैसे अग्रिम के तौर पर दिए जाएंगे, ये वैज्ञानिकों के सुझाव के बाद मानव जायसवाल रिलीज करती है। हाँ, मानव जायसवाल, मैं जरा एक तस्वीर दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई भेदभाव चल रहा है। मैं जरा एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि एक जो बूढ़ी माँ है, जो बुजुर्ग है, वो कैसे अपने घर में जब फंस के रह गई तो वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू टीम पहुंचती है और उसके बाद उनको निकाला जाता है। देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भुवनेश्वर की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा की, जहां पर देखिए ये जो पूरा इलाका है, जहां तक वो तूफान जिसके कदम पहुंच चुके हैं और ये जो बुजुर्ग महिला थी ये अपने घर में फंस गई थी और इसके बाद इनको रेस्क्यू किया गया। ये जो टीम है ये पहुंचती है वहां पे, चारों तरफ से ये जो घर है ये खेतों से घिरा हुआ है और ऐसे में इस टीम को वहां पहुंचना भी मुश्किल था क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। कहां पर कैसे कौन सा गड्ढा आ जाए और फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए मैं बता रही हूं ये है वो तैयारियों की तस्वीरें जिसको देख करके शायद ये कह देना कि नहीं भेदभाव हो रहा है, क्या ये सही है, क्या राजनीति करना सही है। ये मानव जायसवाल मैं आपसे पूछूंगी, तौसीफ जी आपसे पूछूंगी, खालिद जी मैं आपसे पूछूंगी। ये तस्वीरें जो है वो खुद इस बात की गवाही दे रही हैं विनय जी कि कैसे तैयारियां हैं, हर एक इंसान को हटाया गया है ना, तो फिर ये बात कह देना कि नहीं ख्याल तो है ही नहीं पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार को, ये बातें किस तरीके से हम इसको जायज ठहराएं? श्वेता, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जो जायज आप एक बात देखिए कि मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है कि भाजपा भेदभाव कर रही है, किसके साथ भेदभाव कर रही है? बंगाल को नहीं दे रही है, किसको दे रही है? तो उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को दे रही है। अरे भाई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दिमाग आपका गड़बड़ा गया है भाई, कैसे भेदभाव हो रहा है? उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? अरे भाई, हमारी वैज्ञानिक है, हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो तय करती है किसको कहा जाएगा। ये ममता बनर्जी को नहीं मालूम होता, ना आपको मालूम होगा। आप तो पॉलिटिकली भी साहब आप लेफ्ट नहीं है, आपको पॉलिटिकल जानकारी भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं आप ना, उन वहां पे जो राज्य सरकारें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो आपका तो ये आरोप ही खारिज होता है। और आपका साहब ये आरोप, आपका व्यवहार ये बना हुआ है कि जब भी आपदा आती है आप अपना प्रोपेगेंडा लेकर के बैठते हैं। अरे चुनाव खत्म हो गया भाई, 5 साल कम से कम ढंग से कीजिए, लोगों को मारना बंद कीजिए, वहां दूसरे लोगों की हत्या करना बंद कीजिए। तूफान आई है तो तूफान में ठीक से मैनेजमेंट कीजिए आप। अब ये 5 साल राज सरकार आपकी है और वहां की हर जनता आपकी है। तूफान में ये भेदभाव मत कीजिएगा, कौन भाजपा का वोटर है कौन भाजपा का वोटर नहीं है। आप लोगों पर अविश्वास है कि कहीं ये भी आप भेदभाव न करें कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर है जिसको तूफान में राहत मत पहुंचाओ। नहीं, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है जो तूफान है वो ये नहीं देखेगा कि वो पश्चिम बंगाल में आ रहा है या वो भुवनेश्वर में आ रहा है। जो तूफान है वो ये देखेगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तूफान ये नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है, भुवनेश्वर में किसकी सरकार है, कहां ज्यादा तबाही मचानी है। जो तूफान है वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम नहीं करता है मानव जायसवाल। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन तैयारियों की तस्वीरों को भी देखिए ना, जो आप लगातार इस मामले को लेकर के राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चाहे इस वक्त हम देखें हुगली, जहां पर जो ट्रेनें हैं उनको बांधा गया है, हुगली, मेदिनीपुर, कोलकाता, बांकुरा, बीरभूमि, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, जहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। ये जो तूफान है पश्चिम बंगाल के किन किन इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा ये हम आपको बता रहे हैं। और ये वो जगह है जहां से इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें भी उठना शुरू हो चुकी हैं। 2 से 3 मीटर की ये जो लहरें हैं ये देखने को मिल रही हैं। और जब तट से टकराएगा तूफान तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में तबाही अगर मचती है या फिर अगर तूफान अपने आप को आगे बढ़ाता है तो फिर तस्वीरें जो भयंकर होंगी वो यहां देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको एक और बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती हूं। आपने देखिए, ये आपने समुद्र पर जहाज तो देखा होगा,
लेकिन ये जो जहाज है इसको जो लहरें हैं अपने साथ बहाकर ना ले जाए, जो तूफान है उसकी चपेट में ये जहाज ना आ जाए। इसके बाद देखिए आप ये देख रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर ये मुखर्जी पोर्ट है और यहां पर इस शिप को बांधा जा रहा है, यानी कि जो जहाज है उसको तट से बांध दिया गया है ताकि अगर उग्र होती हैं लहरें, आगे आती हैं लहरें, तो ये जो शिप है ये बह करके ना चला जाए। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं, तैयारियों की तस्वीरें, मीटिंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये कोलकाता की तस्वीरें हैं और इस वक्त मैं ओडिशा की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, वहां पर कैसे अलर्ट किया गया है। ओडिशा के जो खास तौर पे इलाके हैं, चाहे बालासोर की बात करें, भद्रक की बात करें, केंद्रपाड़ा की बात करें, भुवनेश्वर, पुरी, गंजम, जगत सिंहपुर, मयूरभंज, ये वो इलाके हैं, ये जो 6-7 जगह है, ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में सबसे ज्यादा इस वक्त यहां पर तबाही मच सकती है और इसलिए अलर्ट भी किया गया है। जरा एक बार फिर से मैं दीघा का रुख कर लेती हूं, वहां पर मेरे जो संवाददाता है वो मौजूद है और मैं उनसे ही समझना चाहती हूं, स्क्रीन आपसे मैं समझना चाहती हूं कि क्या वहां की और तस्वीरें, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो लहरें हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। सुखेंदु आपसे भी सवाल है मेरा। हाँ, देखिए जो पहली बार मेरे पीछे जो यहाँ पर जो समुंदर है, ये आपको ये इसका विजुअल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पिछले बार भी मैंने ये भी दिखाने के लिए कोशिश किया था कि यहाँ पर समुंदर की जो लहरी है ये ऊंचाई हो रहा है और पीछे देखिए कितना तेज यहाँ पर आ रही है। यहाँ का मौसम पूरा बादल छाए हुए है और यहाँ का जो आदमी है, इन लोगों को महसूस हो रहा है कि ये यहाँ जैसी एक सुपर साइक्लोन, ये सीवियर साइक्लोन आ रहा है, इन लोगों को महसूस हो रहा है। यहाँ का जो वेदर है वो भी ये फोरकास्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो समुद्र की जो लहर है ये ऊंचे है और यहाँ पर बादल छाया है। अगर ये हमारा जो वीडियो जर्नलिस्ट पशुन है उसको दिखाने के लिए, ये घूम कर दिखाने के लिए, देखिए बहुत दूर से भी दिखा रहे हैं कि कितना तेज आ रहे हैं ये जो लहर है और वो बहुत ऊंचाई है। यहाँ पर जो पहले जो शाम की टाइम पे यहाँ पर और तेज, इसका तेज बहुत बढ़ चुका है और ये जो तूफान जो है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा खड़ा होना भी, कुछ देर पहले यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल लग रहे थे और यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि अब 2-4 आदमी यहाँ पर अभी आ चुके हैं। यहाँ पर अब लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो आमफान हुआ था और अभी ये यश आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, ये क्या आप लोगों का कठिन परिस्थिति हो सकता है? अभी हो रहा है, महसूस हो रहा है कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति अभी हो रहा है, तो मालूम है आपको। हाँ, हम लोग तो इन लोगों को भी आतंक में है और इन लोगों को भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो कठिन परिस्थिति आ रहे हैं, ये बारिश हो रहा है, साथ में ये समुद्र की लहरें और सब कुल मिलाकर यहाँ का जो आदमी जो यहाँ पर रहते हैं बौखाली और फेजरगंज में, उन लोगों को आतंक है और कि क्या इस बार क्या होगा, आमफान के बाद ये यश क्या उन लोगों को बिखार देंगे। बिल्कुल सुखेंदु, आप भी वहां पर अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बिट्टू रॉय भी जुड़े रहे और हमारे साथ केशव सुमन भी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खालिद आपसे समझना चाहती हूं कि क्या तूफान ये देखता है कि वो किस राज्य में जा रहा है? क्या तूफान ये देखकर के आगे बढ़ता है कि वो वहां पर कौन सी सरकार है या फिर केंद्र सरकार के आदेशों पर आगे बढ़ता है? ऐसा होता है क्या? खालिद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तौसीफ बताइए जरा मुझे, क्या तूफान ये सब देखता है जो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें उस तरह से रिलीफ नहीं दी जा रही है, राजनीति की जा रही है, दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, ऐसा है? नहीं, देखिए तूफान तो भेदभाव नहीं करेगा, वो तो किसी भी स्टेट में जहां वो जो भी स्टेट उसके रास्ते में आएगा वो उसको तबाह कर देगा। लेकिन ये केंद्र सरकार जरूर भेदभाव कर रही है। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वो कितना किलोमीटर का है, उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के राज्यों को, आप देखिए खुन्नस में लोग बीजेपी को जिस तरीके से, जिस बेइज्जती के साथ बंगाल से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, इसका वो बदला उतार रही है। और ममता बनर्जी, ये कोई नया बात नहीं है, ये 70 प्लांट ऑक्सीजन को लेकर भी विशाल मिश्रा जी यहाँ बदला लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि आपने पहले 70 ऑक्सीजन प्लांट प्रॉमिस किया। कहना चाहूंगा कि तौसीफ जी कुछ साइंस भी होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये आपके राजनीति का मुद्दा नहीं है। केंद्र को अरे कम से कम आप इसी बात पर तो राजनीति मत करिए। एक तरफ तो आप कोरोना पर राजनीति, दूसरी तरफ यहाँ पर वैक्सीन पर राजनीति, अब यहाँ तूफान पर कि हमको कम दिया जा रहा है इस पर राजनीति। अम्फान तूफान आया था तो आपको कम दिया गया था,
इस प्रकार के आरोप लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? व्हाट डू वांट टू प्रूव? अरे देखिए, आपदा के समय तो कम से कम संवेदनाएं बनाए रखिए। That people, BJP leadership. Again BJP. Actually, you are does not have heart. BJP. That's what I want to prove. That's what I want BJP to prove. आपको चली रहती है। उनको हर बात में यहाँ पर तूफान मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ मानव जायसवाल जी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे डिबेट यहीं पर खत्म करनी होगी। लेकिन देखिए, आपदा के वक्त में अवसर नहीं तलाशे जाते हैं। आपदा के वक्त में कैसे जल्द से जल्द राहत हो, इसकी बात होनी चाहिए, ना कि इसलिए कि हमें कम मिला, हमें ज्यादा मिला। कैसे आपदा से निपटा जाए, इसकी बात होनी चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी की बात होनी चाहिए, ना कि आपस में राजनीति में जुट जाना चाहिए। फिलहाल आप सभी 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।